दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास और इल्तुतमिश के आगे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मध्यकाल में इतना समाज रूढ़िवादी था और इतनी विषमताएं व्याप्त थीं और जहां पर तलवार ही एक शक्ति का माध्यम थी, तो कैसे एक महिला शासिका ने भारत के भूभाग में कमान संभाली और न केवल शासन किया बल्कि एक सेना का भी नेतृत्व किया और एक सैनिक के रूप में वो लड़ी भी। ये बहुत बड़ी बात है। ये उदाहरण तो प्राचीन भारत के इतिहास में नहीं मिलता है। हड़प्पा कालीन सभ्यता में भी ऐसे पता चलते हैं कि वहाँ पर मात्र सत्तात्मक परिवार थे और जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, लेकिन वहाँ के साक्ष्यों से कुछ ऐसा नहीं मिलता है कि राजा या शासक महिला होगी, तो इसकी पुष्टि नहीं होती है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी वैदिक काल में भी पूजा पाठ करने का और सभा करने का जो साथ में रहने जैसी बात थी और समानता की जो बात थी, वो महिलाओं को काफ़ी थी, स्वतंत्रता थी। लेकिन एक राजा के रूप में वैदिक काल में भी ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती है। उत्तर वैदिक काल में भी हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में भी कोई महिला शासक रही हो, ऐसा नहीं मिलता है। इसके बाद वैदिक काल के बाद छठी महाजनपद काल में भी, महाजनपद काल का जब विस्तार होता है, जनपद काल आता है, तो वहाँ भी महिला कोई शासक भारत में नहीं रहती है। यानी ये बहुत अप्रत्याशित बात है कि मध्यकाल में जब साम्राज्यवादी ताकतों का विस्तार होता था और पुरुष प्रधान समाज, जहाँ पर नारियों पर बहुत सारी बंदिशें होती थीं, महिलाओं पर बहुत सारे पाबंदियाँ होती थीं, वहाँ पर इल्तुतमिश का एक बहुत बड़ा उठाया गया कदम, जिसमें उसने अपनी पुत्री, बेटों के होने के बावजूद उसने अपनी पुत्री को उत्तराधिकार चुना और उस उत्तराधिकार में वो सही साबित होती है और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन जहाँ एक ओर तुर्कान चिहिलगानी कहे जाने वाले 40 तुर्क सरदारों का एक गुट बनाया था इल्तुतमिश ने, जो उसकी शासन में मदद करते थे। और जो इल्तुतमिश का शासन लगभग 26 वर्ष तक का रहा और 26 वर्ष के इस लंबे शासनकाल में उन 40 तुर्क सरदारों ने हर तरह से बखूबी जिम्मेदारी निभाई और इल्तुतमिश का सहयोग किया, एक शक्ति के रूप में बनकर उस खड़े रहे साथ में और शासन के हर क्षेत्र में उसका सहयोग किया। वहीं दूसरी तरफ जब इल्तुतमिश का अंतिम समय होता है और इल्तुतमिश खत्म हो जाता है और फिर वो उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पुत्री रजिया को चुनता है और रजिया एक तुर्की राज्य की जो सुल्तान बनती है, सुल्तान के रूप में बनती है। तो रजिया जब सुल्तान बनती है 1240 ईस्वी में, सॉरी 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी, ये 3 वर्ष 8 माह का शासनकाल रहता है रजिया का। ये बहुत ही अल्प शासनकाल होता है, ठीक वैसे जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल होता है। अगर हम शासनकाल के बारे में चर्चा करें तो पिछले एक बार हम गुलाम वंश जो था, गुलाम वंश का शासन 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 84 वर्ष, 1206 से 1290 ईस्वी, यानी लगभग 84 वर्ष तक गुलाम वंश का शासन रहा। उन गुलाम वंशों में कई राजा हुए जो प्रारंभिक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो लगभग 4 वर्ष यानी 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी, यानी लगभग 26 वर्ष तक इनका शासन रहा। और रजिया सुल्ताना जो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक, यानी लगभग 3 वर्ष और 8 माह, राउंड फिगर में जिसको लगभग 4 वर्ष हम कह सकते हैं, शासनकाल रहा। फिर इसके बाद 1240 ईस्वी जब रजिया की हत्या हो जाती है, उसके बाद 1240 ईस्वी से 1246 ईस्वी, यानी 6 वर्ष का ये जो काल होता है भारत के इतिहास में, ये अनिश्चितता का काल होता है। इसमें जो 40 तुर्क सरदारों का एक गुट, जिसको कभी आवश्यकता के अनुरूप इल्तुतमिश ने बनाया था अपनी मदद के लिए, शासन में सहयोग के लिए, शासन में हर तरह से सहायता करने के लिए, तो वो उन 40 तुर्क सरदारों का इल्तुतमिश के बाद में इतना उनका एक तरह से शक्ति बढ़ जाती है, प्रभाव हो जाता है क्षेत्र में, कि उनके प्रभाव के बिना कोई राजा या कोई सुल्तान बन ही नहीं सकता था। यही हुआ कि रजिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती इन 40 तुर्क अमीरों या तुर्क सरदारों को के साथ सामंजस्य बिठा पाने की स्थिति उत्पन्न हुई। रजिया कहीं न कहीं महिला थी, एक ये भी कारण था, तुर्क सरदार जो थे, कि एक महिला हम पर शासन करे, ऐसा तुर्क सरदार नहीं चाहते थे बिल्कुल। तो एक कारण ये भी था कि उसका महिला होना, और उस समय ये बहुत बड़ी अप्रत्याशित बात थी, जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी घटना कि एक महिला शासक बनी। और जैसा कि होता है कि जब एक बहुत बड़े समूह को कोई चीज़ अप्रत्याशित लगती है, खराब लगती है, तो
जर्रे-जर्रे से षड्यंत्र होने लगे और न केवल 40 तुर्क सरदारों ने, बल्कि 40 तुर्क सरदारों ने अपने साथ में सभी लोगों को ले लिया और विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से 1240 ईस्वी में रज़िया सुल्तान की हत्या कर देते हैं और इस महान भारत की प्रथम महिला शासिका रज़िया सुल्तान की महान शासिका का अंत हो जाता है। और फिर इसके बाद जो उसके भाई होते हैं या भतीजे होते हैं, उनको बारी-बारी से अपनी मर्जी, अपनी आवश्यकता के अनुसार वो 40 तुर्क सरदार और उनके समूह जो उनके साथ थे, उन लोगों ने भारत पर बारी-बारी से किंग मेकर की भूमिका निभाई और सत्ता में जिसको चाहा उसको बैठाया। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि इल्तुतमिश ने रज़िया को कहीं न कहीं इसलिए अपना उत्तराधिकारी चुना कि उसके पुत्र जो थे वो कहीं न कहीं नाकाबिल थे, शासन करने के सक्षम नहीं थे, लेकिन उसकी पुत्री उनमें से कहीं न कहीं योग्य थी, इस लायक थी कि वो शासन कर सके। उसको इस चीज़ का न केवल ज्ञान था, बल्कि सैन्य शक्ति में भी वो बहादुर महिला थी, जिस वजह से वो सेना का नेतृत्व भी कर पाई। तो जैसा कि पहले उस समय होता था कि साम्राज्यवादी नीतियाँ चल रही थी, साम्राज्य विस्तार जहाँ पर शासन और सेना के बल पर ही किया जाता था, सत्ता, सेना और शक्ति के बल पर ही, तलवार की शक्ति के बल पर ही राज्य स्थापित किए जाते थे। तो उस समय भी एक महिला का भले बहुत ही अल्प काल में, बहुत ही कम समय के लिए रज़िया सुल्तान शासक बनी, लेकिन ये बहुत बड़ी मिसाल थी उस समय के लिए, एक बहुत बड़ा मुकाम था जो रज़िया सुल्तान ने एक इतिहास में नाम दर्ज कराया। इसके पहले विश्व के इतिहास में अगर हम नज़र डालते हैं तो विश्व के इतिहास में जैसे मिस्र में और ईरान में कई रानियों ने शासन संभाला है, किया है, लेकिन भारतीय भूभाग में ये एक बहुत बड़ी प्रथम घटना थी। इसके बाद अब कई तरह के सवाल उठ जाते हैं कि अगर ये रज़िया सुल्ताना का शासन सफल रहता तो क्या होता? वास्तव में अगर रज़िया सुल्ताना चूँकि न्यायप्रिय थी और बहादुर महिला थी, अगर उसको अमीरों का सहयोग मिल गया होता, जैसा कि आज के आधुनिक युग में है कि आज के समय में अगर कोई महिला शासक बनती, तो क्या वो शासन नहीं करती, चलाती? लेकिन उस समय की पुरुषवादी मानसिकता और दकियानुसी विचारधाराएँ और लोक स्वतंत्र विचार का ना होना, परिपाटी से जो चली आ रही परंपराओं से जकड़े होने के कारण ये हुआ और परिणाम ये होता है कि रज़िया सुल्ताना बहुत ही कम समय के लिए शासन कर पाती है और षड्यंत्र का शिकार हो जाती है और हरियाणा के पास, आज जो हरियाणा एक राज्य है, हरियाणा के पास उसकी हत्या कर दी जाती है और फिर इसके बाद उन 40 तुर्क सरदारों ने अपने मर्जी से जिसको चाहा उसको राजा बनाया, सुल्तान बनाया। तो सोचिए कि दरबारी अमीरों ने रज़िया का विरोध क्यों किया? उसके कई कारण हो सकते हैं। एक ये कि एक महिला हम पर शासन करेगी, महिला का दरबार में आना, महिला का परंपराओं को तोड़ना, ये सारी चीज़ें उनको नागवार गुजरी और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, भड़काना शुरू कर दिया और सबको अपने में समेट लिया और उसके खिलाफ बिगुल बजा दिया। फिर इसके बाद क्या होता है, 1200 यानी 6 वर्ष तक तो रज़िया सुल्ताना के खत्म होने के बाद 6 वर्ष तक अनिश्चितता की स्थिति रहती है। कोई स्थायित्व नहीं रहता है, राजा बना देते हैं, फिर हटा देते हैं, फिर बना देते हैं, फिर हटा देते हैं। तो ये चलता रहता है 6 वर्ष तक और फिर इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश का पौत्र यानी कि बेटे का लड़का था, पौत्र, जिसको नाती भी कह सकते हैं, तो उसको गद्दी पर बैठालते हैं और गद्दी पर कौन बैठालता है? वही तुर्क सरदार या अमीर लोग या उलेमा वर्ग जिसको कहते थे, तो ये उसको गद्दी पर बैठालते हैं और वही कहा गया 40 तुर्क सरदारों का दल, ये बहुत बड़ा एक दल हो गया था जो किंग मेकर की भूमिका निभाने लगा था, अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो नासिरुद्दीन महमूद को 1246 ईस्वी में राजा बनाया और चूँकि उनकी मंशा थी और उनके अनुरूप वो काम करेगा, तो 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी में जैसे सुल्तान बना, तो 1265 ईस्वी तक, ये लगभग 19 वर्ष तक वो सुल्तान बना रहा और उसके सुल्तान बनने से लाभ किसको हुआ? ये तुर्क सरदारों को, उलेमा वर्ग को, अमीर वर्गों को हुआ। तो उस समय उन्होंने उसका सपोर्ट किया, साथ दिया और उनकी भागीदारी रही। तो महमूद सुल्तान, नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बलबन था, नासिरुद्दीन महमूद ने एक काम किया कि उन्हीं में से 40 तुर्क सरदारों में से एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था बलबन। बलबन को नासिरुद्दीन महमूद अपना जो है नायब बनाता है और धीरे-धीरे बलबन क्या करता है, अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लेता है। वो एक शक्तिशाली सरदार बन गया और 1265 ईस्वी में, यानी कि जब नासिरुद्दीन महमूद का अंतिम समय वही लाता है, तो नासिरुद्दीन महमूद को 1265 ईस्वी में
बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और उसको हटा देता है। तो ये होता है कि एक एक वो चीज़ जो आवश्यकता के अनुसार इल्तुतमिश ने इजाद किया था, एक व्यवस्था बनाई थी कि 40 तुर्क सरदार सत्ता में सहयोग करेंगे और सरदार जो राजा बनेगा या सुल्तान बनेगा, उसकी मदद करेंगे। तो वही जाके उसके उत्तराधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हुए और सत्ता उन्होंने हथिया ली, अपने हाथ में ले ली। उन्हीं में से बलबन था। बलबन नासिरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का पौत्र था, उसको गद्दी से उठा के, हटा के, उसकी हत्या करके जैसे भी बलबन बन जाता है और बलबन 1265 ईस्वी में सुल्तान बनता है और 1287 ईस्वी तक सुल्तान रहता है। तो आगे की इस वीडियो में हम लोग बलबन के बारे में बात करेंगे, जो बलबन बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ। आगे उसने बहुत सारे सुधार किए। इल्तुतमिश ने बेशक सुधार किया, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था डाली और सुल्तान जो पूरे साम्राज्य का राजा होता था, उसके नीचे इक्ता या प्रांत सूबे होते थे और इक्तादार यानी कि प्रांतीय अधिकारी या सेनापति नियुक्त किए जाते थे। तो इस प्रकार इक्तादारों की व्यवस्था के अनुसार इक्तादार सेनापति जो वो अपनी सेना रखते थे और इक्ता यानी कि स्टेट, आज की स्थिति में जो स्टेट हैं, ठीक उसी प्रकार इक्ता होते थे उस समय। और इक्ता के नीचे जो आते थे वो परगना वगैरह होते थे। परगना के नीचे जो होते थे वो मुखिया होते थे। तो इस तरह व्यवस्था प्रशासनिक इकाई चल रही थी और ये सब अपनी सेना रखते थे, परगना तक तो सेना रखते थे और ये टैक्स लेते थे जनता से। जनता से टैक्स लेने के बाद ये